हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन जो है जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण भगवान आज ही के दिन जन्मे थे यदुवंशी कुल में। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो एक्सपेंडिचर है, व्यय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कॉमर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिक क्वेश्चन, इसमें से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको पहले लाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक्सपेंडिचर, खर्च या व्यय। खर्च या व्यय होते क्या हैं दोस्तों, जैसे कि सपोज दैट हमें कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से संबंधित जो रॉ मटेरियल होता है, या तो रॉ मटेरियल, उससे संबंधित जो भाड़ा है, और जो भी उससे संबंधित जो व्यय, चूंकि व्यय होते हैं, ये सारी जितने भी चीज़ें हम प्रोसेस मिला करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं प्रोडक्ट बनाने तक का, वो सारे एक्सपेंसेस जो है क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फिर उसके बाद उसको बेचने में आज जैसे प्रक्रिया जो करते हैं उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो कोई भी वस्तु का निर्माण करने से और बेचने तक जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं, व्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों आके एक व्यय को समझते हैं, इसके कितने कैटेगरी हैं। और तो सबसे पहले जो है एक्सपेंडिचर में जो पहला कैटेगरी है दोस्तों वो आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये ऐसे व्यय होते हैं जो कि एक वर्ष के लिए हमें लाभ प्रदान करते हैं, जो कि हमें एक वर्ष के लिए लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को हम आयगत व्यय माना जाता है। इसको ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या मानते हैं, आयगत व्यय मानते हैं। और ऐसे व्यय जिनसे पुनः वसूली नहीं की जा सकती, जिनसे पुनः वसूली नकदी में हम नहीं किए जा सकते, तो ऐसे व्यय में जो किया गया व्यय होता है वो आयगत व्यय कहलाता है। जैसे कि सपोज दैट ऐसे व्यय जो वस्तु की संपत्ति की क्षमता बनाए रखने हेतु किए जाते हैं। सपोज दैट ऐसे व्यय जो है हम व्यवसाय की क्षमता या संपत्ति की क्षमता को, कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए उसमें करते रहते हैं कंटिन्यू। ऐसे व्यय जो है आयगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों वेतन हो गया, मरम्मत व्यय हो गया, या साधारण विज्ञापन व्यय। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, साधारण विज्ञापन व्यय को मैं रेड से हाईलाइट किया हूँ। ये साधारण विज्ञापन कई तरीके से आपको एक्सपेंसेस में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बाद में पूंजीगत एक्सपेंसेस में भी देखने को मिलेगा, आस्थगित भी उसमें व्यय में देखने को मिलेगा। तो साधारण विज्ञापन जो होता है, साधारण तरीके से जो हमारे डेली दिनचर्या में हम विज्ञापन में खर्चा करते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, वो साधारण विज्ञापन आयगत विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों जी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों जो आयगत विज्ञापन होता, आयगत व्यय होता है। आयगत जो हमारा व्यय होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके के होते हैं दोस्तों, तो 2 तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं। डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष व्यय जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट जो है हमारा व्यय होता है, वो किसको क्या बोलते हैं, तो उसको समझते हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं माल निर्माण के जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या जैसे मान लीजिए हमें मार्कर बनाना है, तो इससे संबंधित जो हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, या इसको जो लाने में रॉ मटेरियल से संबंधित जो हमारा खर्चा होगा, भाड़ा होगा, और जो इसको बनाने तक जितना भी खर्चा हमारा होगा वो सब किस में आएगा, प्रत्यक्ष खर्चे में आएगा, प्रत्यक्ष व्यय में आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, प्रत्यक्ष व्यय में आएंगे। जैसे कि माल के निर्माण करने हेतु व्यय, या क्रय के व्यय, या क्रय करके व्यापार तक लाने के व्यय। जैसे कि मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, उसको क्रय करके व्यापार तक लाने में जो खर्चा होंगे वो सब प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों जैसे कि ये कैरिज भाड़ा हो गया, आपका कैरिज इन वर्ड हो गया,
कैरिज इनवर्ड जो होता है ये प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आता है, और कैरिज आउटवर्ड हो जाता तो ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कैरिज जो इनवर्ड होता है ये प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आता है। अगर यही कैरिज आउटवर्ड हो जाता तो ये पहुंच जाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर इसके बाद ऑक्ट्री आता है, जैसे चुंगी हो गया या वेजेज हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्रत्यक्ष व्यय में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वेजेज एंड सैलरी है, मजदूरी एंड वेतन, तो ये जो है हमारा प्रत्यक्ष व्यय है। अगर इसी को मैं पलट दूं, उल्टा कर दूं, सैलरी एंड वेजेज कर दूं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों। अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं कि माल निर्माण करने के बाद के जो व्यय होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट बन गए, बन करके मैन्युफैक्चरिंग होकर तैयार हो गए, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? होलसेल मार्केट तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद इसमें जो है इसको सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग करने का जो एक्सपेंसेस हो गया, जहाँ स्टोर करने का इसका वो होगा, ये ब्रांडिंग करने का जो खर्चे सब हो गए, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि सपोज दैट सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, जैसे मार्केट को बेचने के जो कमीशन देते हैं ब्रोकर को, ये हो गया। रेंट हो गया, जिस बिल्डिंग में हम होलसेल का कार्य करते हैं, रखते हैं, वो चीज़ रेंट हो गया। या ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गया, जो ऑफिस के वर्कर लगे हैं उनको मैनेजमेंट से संबंधित जो खर्चे लगते हैं एक्सपेंसेस होने का ऑफिस से संबंधित, या सेलिंग से एक्सपेंसेस संबंधित। सेलिंग का मतलब होता है बेचने से संबंधित जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस हो गए। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण करने में, जो एक दूसरे जगह से एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक वितरण करने में खर्चे होते हैं, जी तो वो क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंसेस है, ये आता है नेक्स्ट एक्सपेंसेस है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक वर्ष से अधिक तक के लाभों को एक वर्ष से अधिक तक के लाभों को लाभ प्रदान करते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि एक साल से अधिक वर्षों तक क्या करते हैं? लाभ को प्रभावित करते हैं, और इसको हम नगद में वसूली कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको बाद में बेच करके हम नगद में वसूली कर सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस को। और ऐसे ब्याज जो होते हैं किसी संपत्ति की क्षमता बढ़ाने हेतु किए जाते हैं। जो कि संपत्ति होती है वो उसकी क्षमता को क्या करना होता है? बढ़ाने हेतु किया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मेरी इस कमरे में जो है 10 या 20 स्टूडेंट को बैठने की कैपेसिटी है। तो अगर इसमें मैं जो फर्नीचर लगा है, वो मैं अगर टूटता है तो उसको रिपेयरिंग करके फिर से मैं लगवाता हूँ, कुर्सी रखवाता हूँ, तो ये मेरा जो एक्सपेंसेस होगा वो होगा पूंजीगत एक्सपेंसेस। यदि मैं यही हॉल को बड़ा करवा करके 10 सीटों की बैठने की कैपेसिटी है, 20 सीटों में बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पूंजीगत कैपेसिटी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी अर्निंग जो कमाने की क्षमता है उसको क्या कर दे रहा? बढ़ा दे रहा, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दे रहा। तो ऐसा एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा? पूंजीगत एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे वस्तु की क्षमता को या फिर संपत्ति की क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, बढ़ाने हेतु किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमने मशीन परचेज किया था, पहले वो 1000 यूनिट बनाती थी, हम उसमें कोई नया टेक्नोलॉजी लगा करके नवाचार उसमें कोई ऐसा पार्ट जोड़ देते हैं जिससे वो दिन भर में 2000 यूनिट बनाती है। तो वो 2000 जब यूनिट बनाएगी तो वो किस में आएगी? पूंजीगत व्यय में आ जाएगी, क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी को उत्पादन करने के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर दे रही? इंक्रीज कर दे रहे। तो उसको हम क्या मानेंगे? पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत मानेंगे। ये कैसे नेचर के होते हैं? इनका जो नेचर होता है दोस्तों वो स्थायी प्राकृतिक का होता है। किस तरीके का होता है? स्थायी प्राकृतिक का होता है। जैसे कि सपोज दैट विशेष विज्ञापन व्यय, जैसे कि हमने एक साथ किसी व्यक्ति को ले आकर के विशेष विज्ञापन करवा दिए, स्पेशलिस्ट जो है उसको विज्ञापन में खर्च कर दिए, तो ये हमारा किस में आ गया? पूंजीगत खर्चे में आ गया। ये देखिए यहाँ पर देखो, साधारण विज्ञापन था, यहाँ पर विशेष विज्ञापन आ गया। तो यहाँ पर स्पेशल विज्ञापन अगर किया जा रहा है तो यहाँ पर हम पूंजीगत मानेंगे। अगर हमारा सिंपल डेली दिनचर्या के हिसाब से खर्चा किया जा रहा है विज्ञापन में नहीं, तो वो हमारा क्या होता है? साधारण पूंजी आयगत विज्ञापन के अंतर्गत आता है, और विशेष विज्ञापन पूंजीगत विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये अनुमानित जीवन इसका 1 वर्ष से अधिक रहता है। यदि जो है इसका अनुमानित जीवन जो है 1 वर्ष से अधिक तक हमको क्या देता है? बेनिफिट देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
फिर अगर पूंजीगत व्यय की बात कर लें तो पूंजीगत व्यय में जो है जैसे कि संपत्तियां हो गई, संपत्तियां हमारी क्या होती हैं, पूंजीगत व्यय होती हैं। क्या होता है दोस्तों, पूंजीगत व्यय होती है संपत्तियां। संपत्तियों में अगर हम संपत्तियों की बात कर लें तो स्थायी संपत्तियां हो गई, विनियोग हो गए और चालू संपत्तियां हो गई। जैसे कि स्थायी संपत्तियां में हो गए ट्रांजिबल एसेट्स, जिसको हम ट्रांजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम दृश्य देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ ये संपत्ति है। जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया आज जैसे जो भी चीज़ें हैं जिसको हम देख छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ें क्या आती हैं, ट्रांजिबल एसेट्स में आती हैं, दृश्य संपत्ति में आती हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इनट्रांजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति क्या होती है, जिनको हम तो देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अदृश्य संपत्ति कहलाती हैं। इनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों स्थगित व्यय, अस्थगित व्यय। इसका नाम स्थगित व्यय भी है, हिंदी में अस्थगित व्यय भी बोले जाते हैं। ये ऐसा व्यय होता है जो 1 वर्ष से अधिक के लाभों को प्रभावित करता है। क्या करता है, 1 वर्ष से अधिक लाभों को तो प्रभावित करता है, परंतु इसको क्या करके बेच करके, इसको क्या नाम से बेच करके इसको कुछ वसूला नहीं जा सकता है। इसको यदि हम बेचना चाहें, बेच करके कुछ वसूला नहीं जा सकता। मतलब देखो पहले क्या था, आयगत व्यय में क्या था कि ये सिर्फ 1 वर्ष से अंदर के लिए था। क्या था दोस्तों, 1 वर्ष के अंदर के लिए था और उसे पुनः वसूली करके कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता था। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था, 1 वर्ष से अधिक के लिए था और उसे बेच करके पुनः वसूली कर सकते हैं। परंतु जो है अस्थगित व्यय में क्या होता है कि 1 वर्ष से अधिक के लिए तो प्रभावित करता है, परंतु इसको नगद के रूप में कुछ वसूला बेच करके वो कुछ वसूला नहीं जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, भारी विज्ञापन। भारी विज्ञापन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक बार में डिसाइड कर लिया कि 10 लाख रुपए का विज्ञापन करेंगे और उसको 1 से 2 से 3 साल में लगातार उसको विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। ऐसे विज्ञापन की जो धनराशियाँ होती हैं उसको भारी विज्ञापन के अंतर्गत माना जाता है। और ऐसी राशियाँ किस में आती हैं, स्थगित व्यय के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है जैसे कि हमने व्यवसाय ओपनिंग करें, व्यवसाय या कंपनी जो भी हमने ओपनिंग किया उसके दौरान जो हमारे एक्सपेंसेस प्रारंभिक दौर के हुए वो क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रारंभिक व्यय कहलाता है। फिर इसके बाद आता है जैसे कि अभिगोपन कमीशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए शेयर होल्डर, हमने कंपनी इशू किया, कंपनी में शेयर इशू किए तो हमारे 90% से कम ही शेयर क्या बोलते हैं बिके। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें 90% से कम ही शेयर अगर इशू बिकते हैं तो कंपनी ऐसे शेयरों को अपने किसी ब्रोकर के माध्यम से उसको खरीदना पड़ेगा। 90% से कम नहीं इशू होगा तभी तक वो कंपनी जो है इन्वेस्टर कर सकती है। तो ऐसे कंपनी में जो बहुत सारे वो जो होते हैं ब्रोकर होता है वो कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि हम अगर आपके 90% से कम शेयर बिके तो शेयर को हम खरीद लेंगे या हम किसी थर्ड पार्टी को बेचवाएंगे। तो उसके बदले में जो कमीशन दिया जाता है उसको ब्रोकर कमीशन बोला जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों उद्घाटन व्यय का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई संस्था हमने निर्माण किया, संस्था का उद्घाटन करना है हमको, या कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग किया उसका उद्घाटन करना, तो हम किसी सेलिब्रिटी या बहुत बड़ी हस्ती जो होते हैं जिनका नाम पहचान है मार्केट में उनको बुलाकर उनके माध्यम से उद्घाटन कराते हैं। तो जो हमको पैसा खर्चा करना पड़ता है वो सारे एक्सपेंसेस हमारे उद्घाटन व्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर जैसे दोस्तों आता है कि अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा। कभी कभी जो होता है कि हमारी नई कंपनी होती तो हमारे उतना शेयर नहीं बिकते हैं तो उन शेयरों को बेचने के लिए हम कुछ % उसमें डिस्काउंट से बट्टा दे देते हैं। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या किस में आएंगे, वो आएंगे स्थगित व्यय या अस्थगित व्यय के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम। जो हम अंशों या ऋण पत्रों पर जो शोधन करते हैं उन पर रिडेम्पशन करते हैं, उन पर जो प्रीमियम पर देय जो प्रीमियम होती है उस पर भी ये सारी चीज़ किस में आएंगी, अस्थगित व्यय के अंतर्गत आते हैं। इनका अगर देखें दोस्तों तो इनका जो है ये ऐसे व्यय हैं जो 1 वर्ष से अधिक
1 वर्ष से अधिक के लाभों को तो प्रभावित करते हैं, परंतु इसको बेच करके कुछ वसूला नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये 4-5 एग्जाम्पल हैं, जैसे भारी विज्ञापन, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन और उद्घाटन व्यय, ऋण पत्रों पर निर्गमन पर बट्टा। ये एक्सपेंसेस जो है बहुत ज़्यादा आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी और आपका एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से जो है स्थगित अस्थगित ब्याज से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जरूर बनता है, ये एक्सपेंडिचर से 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों ये स्थगित ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थगित ब्याज को, स्थगित जो आयगत ब्याज होता है, इसको डेबिट होने के कारण इन्हें संपत्ति पक्ष में हम दर्शाया जाता है। कहाँ पर दर्शाते हैं दोस्तों? संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं, परंतु यह संपत्ति नहीं होती है। क्या होती हैं? परंतु यह संपत्ति नहीं होती हैं, चूंकि इसे नगद में वसूली नहीं की जा सकती। यदि ये संपत्ति होती तो इसको हम क्या करते हैं, बेच करके नगद में वसूली कर सकते हैं बाद में, परंतु इसको वसूली नहीं कर सकते हैं। इन्हें कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कृत्रिम संपत्ति कहते हैं, मतलब बनावटी संपत्तियां कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है। इन्हें बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, कहाँ पर दोस्तों? बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में मिसलेनियस एंड लॉसेस अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ पर? मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हेड होता है वहाँ पर हम इसको शो करते हैं, जिसको हम विविध व्यय या हानि हेड के अंदर दर्शाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस या विविध व्यय या हानि हेड के अंदर दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखेंगे 2011 से टीजीटी या पीजीटी के में आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2011 से 21 के बीच में। अगर आप देखेंगे तो एलटी ग्रेड में देखेंगे तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में। तो ये था दोस्तों एक्सपेंडिचर। और इसके बाद हमारा जो आता है इनकम, आय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में आय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आय के बारे में चर्चा करें। आय हमारी कितने प्रकार की होती है? आय हमारी 2 तरीके की होती है। एक आयगत आय होती है, एक पूंजीगत आय होती है। आयगत आय में अगर हम आयगत आय की बात करें तो उसमें भी 2 तरीके की हमारी आय होती है। जैसे कि इनकम जो रिवेन्यू है हमको 2 तरीके से जनरेट होता है। एक प्रत्यक्ष जो है इनकम से, मतलब डायरेक्ट इनकम से, और एक इनडायरेक्ट इनकम से जनरेट होता है। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं 2 तरीके से होता है। तो प्रत्यक्ष व्यय से कैसे होता है कि जैसे हम माल, मान लीजिए सपोज दैट माल का निर्माण करते हैं, माल के निर्माण के दौरान हमको पता हो जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं उसमें कितना लॉसेस हो सकता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 1000 यूनिट बनाए, हमको पहले से एनालिसिस हो गया कि हमारा इसमें से 100 यूनिट खराब हो जाएगी, परंतु हमें ये अनुभव नहीं रहता है कि वो 100 यूनिट अगर हम उसको स्क्रैप वैल्यू के रूप में बेचेंगे तो मार्केट में बिक जाएगी, परंतु बाद में उसको हम जब बेचते हैं तो उसे 100 यूनिट से बेचने के बाद हमको 1000 रुपये जनरेट होता। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रत्यक्ष व्यय के रूप में हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रत्यक्ष व्यय के रूप में हो गया। जैसे कि माल निर्माण के दौरान होने वाली आय प्रति इकाई लागत को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे कि सेल्स ऑफ वेस्टेज स्क्रैप, जैसे कि मैंने बताया कि 1000 यूनिट हमने बनाने का प्लान किया और हमको पहले से पता था कि 100 यूनिट हमारा खराब हो जाए, और उसको हमको ये नहीं पता था कि जो स्क्रैप निकलेगा उसको हम कितने में बेच पाएंगे, परंतु उसको जब हमने मार्केट में बेचा तो उससे हमको 1000 रुपये जनरेट हुआ। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रत्यक्ष व्यय की इनकम जनरेट हो गई। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष व्यय होता है। माल निर्माण के बाद भी अप्रत्यक्ष व्यय कुछ हमको रिसीव होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे कि सपोज दैट किराया प्राप्त हुआ, या कमीशन प्राप्त हुआ, या लाभांश प्राप्त हुआ, या ब्याज प्राप्त हुआ। ये जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? इनकम होती हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम हमको जनरेट होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है दोस्तों पूंजीगत आय, लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज में पुनः भुगतान करना होता है। जहाँ से हमने कहीं से लोन लिया, कुछ लिया है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है, उसको पुनः भुगतान करना पड़ता है। तो ये 2 तरीके की होती है दोस्तों। कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो ये 2 तरीके की होती है दोस्तों।
तो आज जो मेरा मेन मकसद था कि मैं एक्सपेंडिचर को, खर्चे के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन से बात करूं, तो ये चीज़ें थी। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि आयगत ब्याज जो होता है वो हमारे 1 वर्ष के लाभों को प्रभावित करता है। कितने वर्षों को? 1 वर्षों को लाभों को प्रभावित करता है। एक वर्ष के अंदर के लाभों को प्रभावित करता है, उसके ऊपर के लाभों को प्रभावित नहीं करता है। परंतु इसको पुनः नगद बेचने पर कुछ हमको प्राप्त नहीं होता है, वसूली नहीं की जा सकती। अगर इसको हम नगद बेचेंगे तो कुछ भी वसूली नहीं कर सकते। परंतु पूंजीगत जो ब्याज होते हैं वो 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। कितने? 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। अगर उनको हम बेचते हैं तो उसमें हमें नगद में पुनः वसूली होने की संभावना रहती है। और जो स्थगित ब्याज होते हैं वो भी 1 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं, परंतु उनको अगर हम बेचते हैं तो कुछ भी वसूली हमें नहीं होती है। तो ये तीनों में आपसी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन आपको जो पूछने को मिलेगा वो आपको ये स्थगित ब्याज या अस्थगित ब्याज से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछने को मिलता है, देखने को मिलेगा। पूंजीगत ब्याज से भी मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो है आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको एक साधारण विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, विशेष विज्ञापन, इसमें 2-3 तरीके से विज्ञापन के बारे में पूछता है। तो अगर नॉर्मल विज्ञापन है जो डेली बेस हमें रूटीन चलाने के लिए हमारे व्यवसाय में कंटिन्यू मंथली हम उसको खर्चा करते हैं विज्ञापन में, तो ये साधारण छोटे छोटे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं विज्ञापन में वो हम साधारण विज्ञापन किस में रखते हैं दोस्तों? आयगत पूंजीगत के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा स्पेशल जो विज्ञापन होता है जिसमें हम ज़्यादा धनराशि रखते हैं या किसी सेलिब्रिटी को बुला करके उसको जो है हम खर्चा करते हैं, जो है जैसे किसी सेलिब्रिटी को हमने बुला करके अपना एडवर्टाइजमेंट करवा दिए, तो वो हमारा क्या होगा? विशेष विज्ञापन के अंतर्गत आ जाता है। वो पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि इसका फायदा हमको लंबे समय तक मिलता रहता है, कई वर्षों तक हमको फायदा मिलता रहता है। ऐसे विज्ञापन को हम दीर्घकालीन विज्ञापन के नाम से भी जानते हैं या विशेष विज्ञापन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें लंबे समय तक हमको क्या बोलते हैं? इनकम जनरेट करता रहता है, इनकम जनरेट होती रहती है हमारे व्यवसाय। असाधारण विज्ञापन क्या होता है कि ये छोटे मोटे विज्ञापन होते हैं, हर हफ्ते हर महीने इसको कंटिन्यू हमको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। और ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। इसके बाद आता है भारी विज्ञापन। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, स्थगित व्यय या अस्थगित व्यय, भारी विज्ञापन होता है। भारी विज्ञापन का मतलब ये होता है कि जैसे भी हम अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उसमें एक धनराशि अज्यूम करके रख लेते हैं कि 10 लाख रुपए हमको विज्ञापन में खर्चा करना, और ये 2 साल या 3 साल के अंदर हमको इसको खर्चा करना है। ऐसे विज्ञापन को जो लगातार खर्चा हमारे होते रहते हैं वो स्थगित अस्थगित व्यय के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। तो देख सकते हैं 3 जगह विज्ञापन हो गया। तो बहुत से बच्चे विज्ञापन जो होता है एडवर्टाइजमेंट को, उसको जो है खुद ही डिक्लेयर नहीं कर पाते वो किस कैटेगरी का है, कि आयगत क्या है, कि पूंजीगत क्या है, कि स्थगित क्या है। तो ये चीज़ें दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम जो संपत्तियाँ होती हैं, एसेट्स जो होती हैं वो कहाँ पर दिखाई जाती हैं? तो ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में। और कौन सा हेड में दिखाई देती हैं? बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में मिसलेनियस एंड लॉसेस अकाउंट जो हेड होता है उसमें दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन 2-3 जगह आपको 2-3 ईयर्स में देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरा बताने का आज इतना ही तात्पर्य था एक्सपेंसेस के बारे में। तो आप लोग इसको एक बार अपने नोट्स में ज़रूर देखें, और जो भी नोट्स आप तैयार किए हैं ये चीज़ टॉपिक जरूर देखें, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एलटी ग्रेड हो जाए, टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि मेरी बात कितनी सही है, कितनी गलत, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये आप खुद ही अनुभव करेंगे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।